मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय। अध्याय 4, परमाणु की संरचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद कई वैज्ञानिक और इसकी ओर अग्रसर हुए और उन्होंने इस वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इन प्रयोगों की तरफ आगे बढ़े। उन्हीं में एक और वैज्ञानिक ई रदरफोर्ड, जिनका जन्म 1871 से वहीं मृत्यु 1937 में हुई, का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग गांव में हुआ। उन्होंने नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के कारण परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए और 1908 में उन्हें इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सामान्यतः उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, उन पन्नी पर उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते होंगे। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग हेतु उन्होंने तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया, जिससे उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी थी क्योंकि सोने को सबसे पतला, अर्थात सोना एक तन्य धातु है जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके इस पतलेपन के कारण, अर्थात इस तन्यता के गुण के कारण, वो इतना तन्य था, इतना तन्य गुण होने के कारण सोने की पन्नी बनी और सोने की ये पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिफाइड था, इसलिए इस तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अर्थात उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि जब अल्फा कण का हाइड्रोजन पर बौछार की जाएगी तो हाइड्रोजन या जो अन्य परमाणु हैं, जो सोने के जो परमाणु हैं, उनके ऊपर जब इसकी बौछार होगी, अल्फा कणों की बौछार होगी, तो ये अल्फा कण सोने के परमाणु से टकराएंगे और टकराने के बाद वे विक्षेपित होंगे, यानी उनकी जो मुख्य रास्ता है उसके अंदर परिवर्तन होगा। और चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत ही अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी। उन्हें लगा था कि वे केवल 15 से 20 डिग्री एंगल तक या इससे कम तक विक्षेपित होंगे, इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यह हीलियम कण से निर्मित थी और हीलियम का भार 4 यूनिफाइड था। वहीं एक सामान्य प्रोटॉन का भार 1 यूनिफाइड के लगभग होता है, अर्थात यह उससे 4 गुना भारी था। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। इनके चारों ओर जिंक सल्फाइड धातु का लेपन किया गया। इस प्रकार ये जिंक धातु एक लेपन के रूप में किया गया और इस जिंक धातु के लेपन के कारण, इसलिए जिंक धातु का लेपन इस कारणों से किया गया कि जब अल्फा कण इसमें से भेजे जाएंगे तो इस अल्फा कणों की दिशा का अनुमान लगाया जा सके। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरी संरचना यहाँ निर्मित है और इस प्रयोग द्वारा अल्फा कण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत ही परिणाम दिए, क्योंकि इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, जिससे तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए, जबकि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु टकराकर निकलना चाहिए। वहीं लेकिन उसमें से अधिकतम कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत ही छोटे कण से विक्षेपित हुए, अर्थात उसे टकराकर बहुत ही छोटे कोण से, यानी 15 से 20 डिग्री कोण तक विक्षेपित हुए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप ये था कि 12,000 कणों में से एक कण ऐसा कण था जो नाभिक, अर्थात उसके मध्य में टकराकर इस प्रकार वापस आया, अर्थात उसी दिशा में वापस आया जिस स्थान से उसे फेंका गया था, उसे प्रक्षेपित किया गया था, उसे भेजा गया था। जैसे कि इस वीडियो को अपन देखें तो सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक लाइट इसके अंतर्गत भेजी गई, वो लाइट यहाँ से टकराई और सीधी आ गई।
अगली बार और भेजी गई तो भी वह वापस उसी दिशा पर सीधी आ गई। तीसरी बार प्रक्षेपण करने पर भी वह जिस दिशा से आई उसी दिशा से निकल रही है, उसे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ कोण या सोने की पन्नी से टकराकर छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो गए, यानी परिवर्तित हो गए। लेकिन 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस दिशा से आया, टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में प्रक्षेपित हो गया, पुनः उसी दिशा में चला गया। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा उन्हें ये पता चला कि अधिकतम कण उसके अंतर्गत बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। जिस कोण से आए थे वे उसी कोण से सीधे सीधे सोने की पन्नी को पार कर गए, क्योंकि सोने का अर्थात किसी भी परमाणु का अधिकतम भाग रिक्त होता है, उसका अधिकतम भाग खाली होता है। वहीं सोने की पन्नियों में कुछ परमाणु सोने की पन्नी से टकराकर कुछ छोटे छोटे कणों से विक्षेपित हो गए, अर्थात कुछ कोणों से उनमें जो परिवर्तन आया उसका कारण था कि परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो उसके कुल भार का बहुत कम होता है, तथा इस कारण धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ और उस प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ कोण डिग्री तक या कुछ डिग्री तक विक्षेपित हुए, उनमें कुछ परिवर्तन आया। वहीं 20,000 कणों में से एक कण पुनः उसी दिशा में लौट गया। इससे यह अनुमान लगाया गया कि किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान सदैव उसके नाभिक अर्थात उसके मध्य में एक बिंदु पर स्थित होता है, एक नाभिक में स्थित होता है, अर्थात किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान सदैव उसकी नाभिक में उपस्थित होता है। प्रयोग लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, तो वहीं कुछ अल्फा कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए, तो 12,000 में से एक कण वापस उसी दिशा में प्रक्षेपित हुआ जिस दिशा में उसे भेजा गया था, जहां से उसे छोड़ा गया था। जहां पे ये फार हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे विक्षेपित हुए, लेकिन 20,000 में से एक कण पुनः उसी दिशा में चला गया। रदरफोर्ड के ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय थे, यानी आप उसके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वो लौटकर आप ही को चोट पहुंचाए, ये परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था, यानी इसके ऊपर विश्वास करना संभव नहीं था। लेकिन ये प्रयोग उन्हें प्राप्त हुए और इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में आप खुद भी कोई छोटे छोटे प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, इन प्रयोगों को एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उन्होंने देखा कि जब परमाणु अधिकतम भाग सीधे सीधे निकल गए, अर्थात वे उसके नाभिक के नज़दीकतम भाग तक नहीं पहुँचे, लेकिन जो परमाणु का भाग किसी नाभिक के नज़दीकतम भाग तक पहुंचा तो वो कुछ कोणों से विक्षेपित हुआ। जैसे यहाँ नाभिक से टकराने के बाद विक्षेपित हो गया, यहाँ नाभिक से टकराने के बाद विक्षेपित हो गया, और इस प्रकार कुछ कण वापस पुनः विक्षेपित हो गए, कुछ अपने स्थान से परिवर्तित हो गए। और इस प्रयोग को समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। एक बच्चे के सामने एक पत्थर लेकर हम यदि उसे दीवार पर उसके आंख पर पट्टी बांधकर यदि दीवार पर मारते हैं तो जैसे आप देखेंगे कि प्रत्येक पत्थर उसे टकरा कर पुनः वापस लौट आएगा, यानी वो एक छोटी छोटी आवाज़ उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि उसी बच्चे को अब तार से बनी हुई एक जाली के सामने खड़ा करें और उस जाली के मध्य भाग में जो स्थान रिक्त है, अर्थात जो भाग खाली है, तो यदि पत्थर उस दिशा पर जाता है तो पत्थर उसके आर पार निकल जाएगा। लेकिन यदि पत्थर उस जाली से टकराएगा तो वो आवाज़ उत्पन्न करेगा और इस प्रकार हमें एक आवाज़ सुनाई देगी।
लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा, यानी जो तार से बनी हुई है, तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अधिकतम पत्थर उस खाली स्थान से निकल जाएंगे जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। और इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निम्न प्रयोग। परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली होता है, क्योंकि अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं बहुत से कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत ही कम उपस्थित होता है। वहीं बहुत कम अल्फा कण 120 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए, अर्थात इससे ये परिणाम निकलता है, इससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित होता है, अर्थात उसके धनायन का आकार बहुत ही कम होता है, बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10 गुना छोटी होती है, 10 गुना भाग छोटा होता है। और उन्होंने अपने इस प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही स्थित होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार वृत्त के आकार में गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, काफ़ी छोटा होता है। वहीं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं था, अर्थात वैज्ञानिकों का कहना था कि यदि कोई परमाणु लगातार गति करता है तो गति करने पर उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और ऊर्जा खर्च होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक में आकर टकरा जाएगा, अर्थात वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमाणु एक अविभाज्य कण था जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसके स्थायित्व को नहीं समझा पाए। तथा कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में यदि त्वरित होगा यानी गति करेगा, तो त्वरण के दौरान ये आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा का त्याग होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और धीरे धीरे वह नाभिक से टकरा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। परमाणु एक स्थायी है, परमाणु को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आज का गृह कार्य, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल के चारों ओर किस धातु का लेपन किया गया? यानी रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के चारों ओर किस धातु का लेपन किया? धन्यवाद।